चलिए देखिए, बताए थे जहां तक उसके आगे से आज पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में। कल पढ़ाए थे अभिकारक तक और प्रतिफल, अभिकारक प्रतिफल दोनों हो गया था। अब उससे आगे पढ़ाते हैं। तो देखिए, कह रहा है, अगला टॉपिक है मेरा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रूल ऑफ वर्क ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब कि कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ नियम होता है। आपको जैसे ही पढ़ाए थे साइंस का डेफिनेशन में ही, सिस्टमैटिक ढंग है ना, सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी कि क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसका क्या विधि होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रूल ऑफ वर्क, मतलब कि रूल ऑफ वर्क, वर्क करने का नियम, किसका? तो ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसी का रूल ऑफ वर्क, मतलब कि काम करने का विधि। तो देखिए, जैसे लिखाते हैं हम बिल्कुल अपने नोट्स में वैसे ही लिखेगा। एक न जैसे एरो दे के लिखाते हैं, उदाहरण जहां रहता है, जिस तरह से एग्जाम्पल, जिस तरह से स्टार दे के लिखा रहता है, बिल्कुल उसी तरह से लिखेगा। आपको जब याद कीजिएगा तो आपको याद करने में अच्छा लगेगा, नहीं तो गंदा सा लिखा रहेगा तो याद करने का इच्छा भी नहीं करेगा। ठीक है ना? तो देखिए, कह रहा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रूल ऑफ वर्क ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले इसको बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं, एक बार दो बार, उसके बाद समझाते हैं। तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, नीचे समझाते जाएंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया जहां तक पढ़ेंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक, देखिए कल पढ़ाए थे ना अभिकारक, ये जो लिखे हैं ये अभिकारक कल पढ़ाए थे ना। ये घेरा है तो इसका मतलब गलती नहीं समझिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। अभिकारक कल पढ़ाए थे ना। तो अभिकारक, अभिकारक किसको बोलते हैं? जो भाग लेता है। जैसे देखिए Na, सोडियम और क्लोरीन, तो ये मेरा क्या है? ये दोनों अभिकारक है, तो इसलिए कल पहले पढ़ाए थे अभिकारक। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, मतलब ये दोनों के अणु सबसे पहले क्या में टूटते हैं? परमाणु में टूटते हैं। सबसे पहले परमाणु में टूटते हैं तथा बाद में परमाणु पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनते हैं ना। तो ये सब जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है ना, समझ लीजिए, उसके बाद उसको रटिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि इसको पूरा बढ़िया से समझे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। करना क्या है, इसको एक मरते समझ लिए, दो मरते समझ लिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए, वही होगा आपको, वही बेटर होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु, यानी अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है सबसे पहले छोटा छोटा कण में टूटता है, छोटा छोटा कण में टूटता है, और उसके बाद जाके फिर एक प्रतिफल का, देखिए अभिकारक के अणु सबसे पहले परमाणु में टूटते हैं, यानी छोटा छोटा कण में क्या होता है? पहले टूटता है। जैसे ये दोनों भाग लिया तो दोनों एक जगह मिल के और छोटा छोटा कण में टूटा, उसके बाद में परमाणु पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनते हैं, यानी पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल फिगर से समझाते हैं। जैसे वायु में मानिए कि ये सोडियम है, इस तरह से सोडियम है, ठीक है ना, और ये इसके अंदर Na है और इस तरह से Cl है। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो एक जगह तो मिलेगा, जिससे प्लस मतलब मिलेगा। तो देखिए बताते हैं, तो ये दोनों मिलकर थोड़ा देर के लिए मानिए ये देखिए इतना बड़ा हो जाएगा, है ना, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों का भी छोटा छोटा कण में टूट के मिला था। जैसे देखिए ये मिला, यह इस तरह से, फिर इसमें मिला, मतलब NaCl इसमें मिला, NaCl इसमें मिला, और ये मिल के देखिए एक बड़ा सा क्या बन गया? प्रतिफल बन गया, यानी कि NaCl। कहने का मतलब कि जब ये दोनों मिला तो एक छोटा छोटा कण में टूटा, उसके बाद क्या? एक बड़ा कण बन गया। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, यानी कि ये के अणु, अभिकारक के जो अणु होता है सबसे पहले छोटा छोटा कण में टूटता है, और उसके बाद में परमाणु पुनः संगठित होकर, और जो टूटता है मतलब परमाणु टूटता है, देखिए परमाणु में टूटते हैं, मतलब परमाणु में जो टूटता है वही परमाणु पुनः संगठित होकर, मतलब पुनः एक जगह मिलकर
प्रतिफल के अणु बनते हैं। मतलब प्रतिफल के, देखिए एक बड़ा सा, देखिए ये दोनों टूट के यहाँ पहुंचा, एक बड़ा सा प्रतिफल बनता है, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। अब कह रहा रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण, समीकरण देख रहे हैं Na+Cl बराबर कुछ मिल के बन रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल लिखा देते हैं एक दो। जैसे आपको C+O2, देखिए C+O2 दो गो अभिक्रिया करेगा, तो इन दोनों का जो परमाणु होगा वो दोनों छोटा छोटा का अणु जो होगा परमाणु छोटा छोटा कण में टूटेगा और फिर पुनः संगठित होकर एक बड़ा सा प्रतिफल बनेगा, तो CO2 हो गया। उसके बाद है कि 2H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके 2H2O बनेगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है ना। ये दोनों के एग्जाम्पल उसको क्या कीजिएगा, यहाँ तक के लिख लीजिएगा। होगा कुछ नहीं, बस देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है रासायनिक अभिकारक, मतलब अभिकारक के अणु, मतलब अभिकारक में जो जो भाग लेता है पहले छोटा छोटा कण में टूटता है, उसके बाद जाके जो छोटा छोटा कण में, मतलब परमाणु, कण को परमाणु बोलते हैं, और टूटते हैं, तथा बाद में वही जो छोटा छोटा कण टूटता है पुनः एक जगह मिलके प्रतिफल के बड़ा अणु बन जाता है। ठीक है ना। वही देखिए C+O2 टूट के उसका देखिए एक बड़ा सा बन गया CO2। अब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये देखिए ई जो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो रहा है मेरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया जो घेरा लगा है। अब इसमें देखिए समीकरण के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं ना इसको, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है, इससे अगला एक प्रश्न निकालते हैं। ठीक है ना। चलो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें जब पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, तो उसमें एक अंतिम में लाइन लिखाए थे, इस तरह से लिखा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करते हैं। तो उससे एक क्वेश्चन उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा क्यों व्यक्त किया जाता है। हम अगर व्यक्त नहीं करें तो क्या क्या उससे हमको नुकसान होगा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को क्यों व्यक्त किया जाता है समीकरण में, तो कह रहा रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि देखिए जहां जैसे जैसे पढ़ेंगे अंडरलाइन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि, क्या मुख्य कारण है कि इसका मुख्य कारण यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखने से समय एवं कागज, मेन समय एवं कागज दोनों का क्या होता है, बचाव किया जाता है। जैसे देखिए हम लिखें सोडियम, ठीक है ना, प्लस क्लोरीन मिलके क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। देखिए रासायनिक अभिक्रिया है तो हम शब्द में इसको लिखे हैं, समय भी लगा। अब इसी चीज को देखिए, हम इसी चीज को क्या करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण। तो सोडियम का संकेत होता है Na और क्लोरीन का होता है Cl, और दोनों मिलके बन गया कौन सी, NaC। देखिए क्या फायदा हुआ, आपसे पूछेगा क्यों लिखते हैं तो बताइएगा कि समय और कागज दोनों बचता है। से देखिए सोडियम इतना स्पेस लिया तो Na इतना स्पेस लिया, अब क्लोरीन इतना लिया तो क्लोरीन इसमें इतना लिया, अब इस सोडियम क्लोराइड मिलके इतना ले लिया तो ई देखिए कितना, इतनी सा लिया। मतलब कि हमको सोडियम क्लोरीन जितना देर में लिखेंगे उतना हम तो पूरा समीकरण को हम लिख देंगे। तो कह देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में इसलिए व्यक्त करते हैं ताकि हमारा समय और कागज दोनों आराम से बच सके।
है ना, इसलिए इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। सोडियम क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड Na+Cl मिलकर NaCl। अब क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, दोनों को लिखिएगा, है ना, ऊपर में ये और नीचे में ये। ठीक है, यहां तक आप आगे टॉपिक उठाते हैं। चलिए देखिए, अब आगे बता रहे हैं, वहां तक हुआ तो बताए थे, पिछला जो पढ़ाए थे वो क्या था, रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में क्यों लिखते हैं। तो उसका मेनली कारण था कि समय और कागज दोनों को बचाने के लिए हम रासायनिक समीकरण का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और लैब वगैरह में भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आगे अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो क्या क्या इसमें विशेषता होता है, जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या उसके दौरान होता है। तो देखिए, सबसे पहला है गैस की उत्पत्ति। जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो गैस निकलता है, जैसे पानी को उबालते नहीं देखते हम, भाप टाइप का निकलता है। तो उसी तरह से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं में क्या होती है, गैस निकलती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो गैस निकलती है, इसका मतलब क्या कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो क्या निकलता है, उसमें गैस निकलता है। तो उसी को कौन सा अभिक्रिया हम करवाते हैं, तो देखिए SO4 जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस H2, है ना, जिंक प्लस H2SO4 को अभिक्रिया में करवाते हैं तो ZnSO4 प्लस H2। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट मिल जाता है। अब ये जो H2 होता है क्या होता है, गैस होता है, मतलब जो ऊपर की तरफ तीर रहे वो क्या हो जाएगा, मेरा गैस हो जाएगा। या देखिए इस तरह से तीर, ये मेरा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो जब हम जिंक H2SO4 को अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक SO4 हो जाएगा, और ये जो मेरा क्या हो जाएगा, विस्थापित, मतलब अभी कैथी हो जाएगा, गैस भास बन के क्या हो जाएगा, भाप बन के गैस बन के ऊपर निकलते चल जाएगा। मतलब जो तीर ऊपर की तरफ रहे वो गैस है। तो इसको लिख देते हैं, इसके नीचे क्या चीज है, ये गैस है। ठीक है ना, जब हम जिंक H2SO4 को अभिक्रिया करवाएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, वो निकलते चल जाएगा ना। ये मेरा क्या है, पहला उत्पत्ति है। अब दूसरा बताते हैं इसका। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम बताए थे, पहला की गैस की उत्पत्ति, है ना। जब अभिक्रिया होता है तो उसमें पहला में क्या, कुछ में गैस निकलता है तो कुछ में अवक्षेप निकलता है। तो पहला बताए थे गैस का निकलना, उत्पत्ति होना, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद जाके जैसे ZnSO4 उसको करवाए थे तो गैस निकला था। अब इसमें देखिए अवक्षेप का बनना, अवक्षेप, तो अवक्षेप क्या होता है, तो देखिए बताते हैं। अवक्षेप एक क्या है, ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है, ठोस पदार्थ है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी पूछे अवक्षेप क्या, तो बोलिए अवक्षेप है जो एक ठोस पदार्थ का होता है ना, जिसका रंग उजला होता है। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ का है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इसमें देखिए किसको किसको अभिक्रिया करवाएंगे, तो NaCl प्लस AgNO3 को अभिक्रिया करवाते हैं ना, NaCl प्लस AgNO3 को अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl, और ये जो बना मेरा क्या बन जाएगा, अवक्षेप। ये जो मेरा क्या है, अवक्षेप। तो देखिए कह रहा है NaCl प्लस AgNO3 को अभिक्रिया करवाएं तो NaNO3 एक साथ हो जाएगा, Ag को विस्थापित कर देगा, NaNO3 और AgCl जो ये जो नीचे तरह के, नीचे जो एरो होता है, इस तरह का जो एरो होता है वो अवक्षेप को सूचित करता है कि अवक्षेप इसमें कहा, तो ये मेरा क्या है, अवक्षेप है। तो अवक्षेप जो होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अलग हो जाता है उससे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट लिखाते हैं, अवक्षेप जो होता है, अवक्षेप अधिकांशतः जो होता है, अवक्षेप का जो होता है ना, अधिकांशतः ठोस एवं उजला होता है। ठोस एवं रंग में किस तरह का होता है, तो उजला होता है। सभी को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज्यादातर क्या होता है,
उजला ही होता है। तो अभिक्षेप का अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अभिक्षेप किस रंग अधिकांशतः किस रंग का होता है, तो आपको उजला पे टिक लगाना, ठीक है ना। अभिक्षेप अधिकांशतः उजला रंग का होता है। तो पहला में क्या था, गैस की उत्पत्ति होना, और दूसरा में क्या है, अवक्षेप का बनना। आपको इसके साथ साथ ये समीकरण भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि देखिए ये सब याद करने का चीज नहीं, ये सब 9वां में पढ़ने का है, और उसके बाद 10वां में विस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ाएंगे ना, तो ये क्यों Ag विस्थापित कर दिया NO3 क्यों विस्थापित कर दिया, इसका सीट ले लिया, फिर ये इसको जब हो गया, जब आगे पढ़ाएंगे ना तो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा पढ़ाए थे क्या, पहला पढ़ाए थे गैस की उत्पत्ति होता है ताप में, और दूसरा अभिक्रिया में, और दूसरा पढ़ाए थे आपका क्या, अवक्षेप का बनना, और तीसरा है ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। तो ताप में परिवर्तन यानी ताप या तो लगेगा या तो उससे निकलेगा। तो देखिए बताते हैं क्या कुछ है, ताप में परिवर्तन क्या है, तो बताइएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो उसके जो टेम्परेचर है उसमें चेंजिंग आता है। क्या चेंजिंग आता है, अर्थात या तो उष्मा निकलेगा या तो उष्मा लगेगा। यानी कि जब हम कोई अभिक्रिया करेंगे तो हो सकता है उससे उष्मा निकले या उष्मा लगे। फॉर एग्जाम्पल में जब हम चावल बनाते हैं तो पानी और चावल को मिलाते हैं तो उसमें उष्मा लगता है, उसको अभिक्रिया करने के लिए। जब उसको हम क्या करते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं तो नीचे से हीट करते हैं, मतलब उष्मा उसमें देते हैं, तब कुछ होता है, तब उसमें क्या उष्मा लग रहा है हमको। आपको कुछ देर पहले ही बताया ZnISO4 को अभिक्रिया किया तो ZnSO4H2 क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वो वाला उसमें क्या होता है, उष्मा निकलता है। तो फिलहाल उतना नहीं। ताप में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो या तो उसमें ताप लगता है यानी उष्मा उसमें लगेगा, या तो उससे उष्मा निकलेगा। अब देखिए इसको मुख्यतः ताप में परिवर्तन को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। कितना भाग में, दो भाग में बांटा है। कौन कौन सा भाग में, तो उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और दूसरा है उष्माशोषी, देखिए इसको लिखते हैं ऊपर में, दूसरा उष्माशोषी। उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए जब हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो याद रखें या तो उसमें उष्मा लगेगा या तो उससे उष्मा निकलेगा। अब ताप में परिवर्तन मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, दो भागों से होता है। या तो किसी पहला होता है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और दूसरा होता है उष्माशोषी अभिक्रिया मतलब कि इंडोथर्मिक। अच्छा छेपी मतलब क्या, अच्छा अवक्षेप में क्या होता था, निकल जाता था, यानी कि उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इसमें से उष्मा को छेप देगा, मतलब कि क्या निकाल देगा, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और उष्माशोषी यानी देखते हैं शोषी मतलब क्या होता है, अवशोष मतलब कि जो खींच लेता, नहीं कहता सोख लिए। तो उष्माशोषी मतलब जिसमें उष्मा लगे, उष्माशोषी जिससे उष्मा निकले, या उष्माक्षेपी। इसको आगे डिटेल में बताते हैं। फिलहाल यहाँ तक आप क्या कीजिए, पहले ताप में परिवर्तन लिखिए, फिर यहाँ से लिखिए, और यहाँ पर लिखना है दूसरा नंबर, वो तो जगह नहीं था मेरे पास इसलिए लिख दिया, ठीक ना। यहाँ तक लिखे, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए देखिए, बताए थे आपको क्या, ताप में परिवर्तन तीसरा बताए थे, है ना। तो तीसरा के बाद तीसरा बताए थे ताप में परिवर्तन, उसको दो भाग में बांटा था। पहला था उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और दूसरा था उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों को बारी बारी से समझते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला क्या कर रहा है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया
जिसके घटित होने पे, मतलब जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसको घटित होने के लिए, मतलब होने के लिए अपार होने पर अपार मात्रा में ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। मतलब ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि जब कोई अभिक्रिया होगा तो उससे ऊष्मा क्या होगा, बाहर होगा। जैसे चावल का बंधन देते हैं, उसमें ऊपर से देखते हैं भाप क्या होता है, बनते चल जाता, ऊपर निकलते चल जाता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे घटित होने पर अपार मात्रा में क्या ऊष्मा बाहर निकले, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसका एग्जांपल में C+O2 इज इक्वल टू CO2 और प्लस ऊष्मा, तो ऊष्मा क्या निकलते हुए, मतलब ऊष्मा क्या इससे हो रहा है, निकल रहा है। तो फिर से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने पे, मतलब होने पर अपार मात्रा में क्या हो, ऊष्मा बाहर निकले, तो क्या हो जाए, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा। इसका एक एग्जांपल दें, C+O2 इज इक्वल टू CO2 और प्लस ऊष्मा, मतलब कि ऊष्मा क्या कर रहा है, इससे निकल रहा है। अब देखिए बताते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया जस्ट अपोजिट है इसका, तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने के लिए, मतलब कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने के लिए ऊपर से, यहां से देखिए, ऊपर से ऊष्मा क्या दिया जाता है। यहाँ अपार मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलता है तो ऊष्मा क्षेपी, और ऊपर से जिसको दिया जाए ऊष्मा, मतलब हीट किया जाए, तो ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा को लेने वाला ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि ऊष्मा क्षेपी बोला तो आपको दिमाग में आना चाहिए कैसे ऊष्मा क्या हो रहा है, निकल रहा है, और ऊष्मा शोषी बोला तो उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद जाकर फिर हम इसका एग्जाम्पल लिखाते हैं। उसको वहां तक देख ले रहे, देखिए लिखाते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का जो है उसका उदाहरण की क्या है, सुन तो देखिए, उदाहरण में हम लिखेंगे इसका H2 प्लस O2 अब प्लस ऊष्मा यहां लिख देते हैं, देने पर कहने का मतलब ऊष्मा इसमें दिया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, 2HO, मतलब H2 प्लस O2 प्लस क्या चीज, ऊष्मा, दोनों तीनों को दिया, मिला अभिक्रिया किया, तब जाके क्या बना है, 2HO। इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी, मतलब जब ऊष्मा लगे तो ऊष्मा शोषी, और उसमें उससे ऊष्मा निकले, मतलब कोई अभिक्रिया से ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्मा क्षेपी, और कोई अभिक्रिया में ऊष्मा लगेगा तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर अब आगे पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए वहां तक पढ़ाए थे, अब देखिए आगे बताते हैं। तो अगला है टॉपिक रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। जो हम समीकरण लिखते थे ना, उसको किस तरह से लिखते थे, तो वही उसी के बारे में बता रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रूल ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है ना, यानी कि रूल ऑफ राइटिंग, लिखने का नियम, किसका नियम, तो केमिकल इक्वेशन का, यानी समीकरण का नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है, जो देखिए नियम एक मरते पूरा देख लीजिए, क्या है, एक मरते पहले पूरा पढ़ देते, उसके बाद उसको समझाते हैं। पहला नियम करा, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्र बोले या सूत्र बोले, है ना, संकेतों या सूत्रों में रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, कुछ इसको तो लिखना टोटल जरूरी, समझाने में आसानी होगा, तो हम करते क्या है, सिर्फ इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा, लिस्ट लो। चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं, बस लिखल जो रहेगा, ये तो टॉपिक था, टॉपिक लिख लेवे कि देख लिए। जैसे कोई सा भी हम समीकरण लिखते हैं, ठीक है ना,
एक सिंपल और काफी प्रचलित रिएक्शन है ना, Na प्लस Ca, अब मिलके क्या बना, NaCl। ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए Na और Cl, अच्छा ये बताइए ये सब जो है ये दोनों मेरा क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है मेरा, तो प्रतिफल है, यानी ये मेरा अभिकारक है और ये मेरा प्रतिफल है। तो देखिए इसको ब्लू ग्लास कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभिकारक और प्रतिफल, अब नियम पढ़ेंगे, अब देखिएगा। तो कह रहा अभिक्रिया के, तो देखिए टोटल क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है कुछ का, ठीक है। तो अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिकारक के देखिए अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत, देखिए संकेत ने सोडियम का संकेत है और क्लोरीन का संकेत है, अभिक्रिया के अभिकारकों को संकेत या अनुसूत्र या सूत्रों को रासायनिक समीकरण के किधर, बाईं मतलब बामा तरफ, देखिए बामा तरफ लिखा गया है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेत को या सूत्र को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। पहला नियम तो सही है। दूसरा, अभिकारकों को, या देखिए अभिकारक को उनके अनुसूत्र के बीच, मतलब जो सूत्र है उनके बीच धन चिन्ह, मतलब किसका, पॉजिटिव, धन चिन्ह मतलब पॉजिटिव चिन्ह दिया जाता है। पॉजिटिव चिन्ह क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो अभिकारक के जो सूत्र होता है, जैसे नहीं देखो क्या लिखे, Na और Cl दोनों के बीच में कौन सी के चिन्ह, प्लस के चिन्ह दिए। तो वही कह रहा है अभिकारकों के अनुसूत्रों के बीच क्या चीज का चिन्ह, धन चिन्ह दिया जाता है। क्या चीज का चिन्ह, धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देख यहाँ तक हो गया। तो ये तो एगो का हुआ उदाहरण, इसको उदाहरण के रूप में लिखेगा, उदाहरण और पहला। चलिए देखिए पहला मिटाए थे, सिर्फ पहला मिटाए, पहले समझा दिए थे। तो कह रहा है, अब दूसरा था अभिकारकों के अनुसूत्र के बीच, देखिए अभिकारक, ये दोनों अभिकारक है तो दोनों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। और उसके बाद अभिक्रिया के प्रतिफलों को, मतलब जो प्रतिफल प्रोडक्ट बनते हैं, इधर वाला क्या है मेरा प्रतिफल, तो प्रतिफल उनके संकेतों या अनुसूत्रों के रासायनिक समीकरण के किधर, दाईं ओर, मतलब कि जो अभिकारक होता है बाएं की तरफ लिखा जाता है और प्रतिफल मेरा दाईं तरफ लिखा जाता है। तो वह चीज कह रहा है अभिक्रिया में प्रतिफल को संकेत या सूत्रों को रासायनिक समीकरण के किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। और क्या है अगला नियम, प्रतिफल के अनुसूत्रों के बीच, मतलब प्रतिफल, ये देखिए ये सब मेरा क्या है, प्रतिफल है, ये प्रतिफल, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिफल। तो प्रतिफल गलती नहीं है, घेरे तो सिर्फ बता रहे हैं कि टोटल प्रतिफल है मेरा। तो प्रतिफल के अनुसूत्रों के बीच धन चिन्ह, धन चिन्ह मतलब देखिए दोनों के बीच में कौन सी का, धन चिन्ह मतलब प्लस का सिंबल दिया जाता है। दोनों के बीच में क्या चीज का सिंबल, प्लस का सिंबल दिया जाता है। मतलब कि इसके तरफ भी अभिकारक में भी प्लस चिन्ह दिया जाता है और प्रतिफल में भी प्लस चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद कर रहा है अभिक्रिया जब होता है तो जो अभिकारक होते हैं मेरा बायां तरफ लिखाते हैं और प्रतिफल मेरा दायां तरफ लिखाते हैं। उसके बाद 5वां नंबर, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच एक तीर चिन्ह दिया जाता है। देखिए ये क्या चीज का चिन्ह दिया गया, तीर चिन्ह दिया गया, तीर चिन्ह दिया जाता है। तो तीर यानी कि ये जो पूंछ के तरफ इधर क्या बताता है कि इधर अभिकारक है और तीर के नोक की तरफ बताता है क्या मेरा, प्रतिफल। तो ये बता रहा अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच एक तीर चिन्ह दिया जाता है जो ये निर्धारित करता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है और अभिकारक किस तरफ है। तो तीर के पूंछ की तरफ मतलब ये साइड, बैक साइड मेरा क्या होगा, अभिकारक, और तीर के नोक की तरफ, जैसे ये देखिए एक तीर इस तरह से होता है तो इधर वाला मेरा अभिकारक और इधर वाला मेरा प्रतिफल होगा, ठीक है ना। ये रासायनिक समीकरण लिखने का नियम था जो 5 गो था, ठीक है ना, ये समझा दिए। फिर हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना।